नमस्कार, मैं डॉक्टर नलिन कुमार सूरी, फैमिली फिजिशियन, आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। चलिए आज एक और महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करते हैं कि ये ग्लूकोमा की बीमारी क्या होती है, जिसे आम भाषा में काला मोतिया की बीमारी कहते हैं या काला मोतियाबिंद के नाम से भी इसे जाना जाता है। देखिए, इस बीमारी में ये भी इतनी ज़्यादा अनकॉमन नहीं है और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा अंधापन आ सकता है, ब्लाइंडनेस हो सकती है और ये जो है सेकंड लार्जेस्ट इसका कॉज जो है, ये ग्लूकोमा की वजह से लोग जो हैं अंधे हो जाते हैं, ब्लाइंड हो जाते हैं। और देखिए, इसकी वजह से जो ब्लाइंडनेस होती है ये स्लोली प्रोग्रेसिव होती है, धीरे 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 व्यक्ति जो है वो ब्लाइंड होता चला जाता है और इसका जो भी ब्लाइंडनेस जितनी भी हो गई वो फिर क्योरेबल नहीं है। जब एक बार वो ब्लाइंड हो गया तो फॉर एवर वो है वो ब्लाइंड हो जाता है, उसका कोई भी फिर इलाज नहीं बन पाता। तो देखिए, इतनी और ये किन लोगों में अब होती है उसकी मैं थोड़ी सी चर्चा आपके साथ करता हूँ। देखिए, आम तौर पे जो ग्लूकोमा की बीमारी है, जिनकी उम्र 40 साल से ऊपर हो चुकी है, उनको होने की शिकायत हो सकती है, उन्हें ये बीमारी लग सकती है। या जो लोग डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, चाहे वो टाइप 1 के हों या टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस हो, उनको भी ये बीमारी लग सकती है, जैसे आम भाषा में जिसे हम शुगर का रोग कहते हैं। या हाइपरटेंशन जिनको रहता है, ब्लड प्रेशर की जिन्हें बीमारी रहती है, उनको भी ये रोग लग सकता है। या जिनको दूर की रोशनी की देखने में दिक्कत होती है, जिसे हम माइपिया कहते हैं, उनमें भी ये रोग लग सकता है। या जो लोग बहुत ज़्यादा स्टेरॉयड का इस्तेमाल करते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं, कई सालों तक खाते रहते हैं, किसी भी बीमारी की वजह से जिसमें स्टेरॉयड इंडिकेटेड होते हैं, उन लोगों को भी ये रोग लग सकता है। और ये बच्चों में भी हो सकती है, किसी भी उम्र में भी लग सकती है और ये फैमिलीज़ टू फैमिली रन करती है कि और ये भी बीमारी चलती रहती है। अगर घर में एक व्यक्ति को ग्लूकोमा की शिकायत बन गई है तो दूसरे के होने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। तो इसके प्रति बहुत ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ब्लाइंडनेस का ये सेकंड लार्जेस्ट कॉज है जिनको ये आँखों की रोशनी जा सकती है। तो इसमें आखिर होता क्या है, इसकी मैकेनिज़्म क्या होती है, थोड़ी सी मैं उसको बहुत साधारण शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जो हमारी आँख होती है ये गुब्बारे जैसी होती है और ये इसका बिहेवियर जैसे कैमरा काम करता है, लगभग वही मैकेनिज़्म इस आँख के अंदर होता है। तो ये जो हमारी आँख का गुब्बारा है, इसके सामने का जो चैम्बर होता है, जो कॉर्निया से लेकर लेंस के बीच का जो एरिया होता है, उसमें एक क्रिस्टल क्लियर फ्लूइड जो है वो बनता रहता है और उसका लगातार एब्जॉर्प्शन होता रहता है। तो ये फ्लूइड जो होता है, इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि जो कॉर्निया है इसकी जो ये ए वस्कुलर होता है, इसको किसी भी प्रकार की ब्लड सप्लाई से नहीं मिलती। तो इसका न्यूट्रिशन जो है ये इसी के द्वारा, इस लिक्विड के द्वारा इस कॉर्निया को प्राप्त होता रहता है। इसी प्रकार से लेंस को भी ये शक्ति देता रहता है, उसे भी न्यूट्रिशन देता रहता है। तो अगर ये फ्लूइड का बनना जो लगातार बन रहा है और दूसरी तरफ से ये एब्जॉर्प्शन होता रहता है और इसका जो प्रेशर है वो मेंटेन रहता है, तो ये 11 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से लेकर 22 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक इस रेंज के बीच में इसका ब्लड जो है इसका प्रेशर बना रहता है। तो अगर किसी वजह से जिसका एब्जॉर्प्शन होना, ये जो लिक्विड है जो बन रहा है, इसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो क्या होगा कि वो अंदर बनता चला जा रहा है, उधर से एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, तो क्या होगा कि इसका प्रेशर बढ़ जाएगा। जब इसका प्रेशर बढ़ेगा तो आँखों के चारों तरफ के जो स्ट्रक्चर हैं उन पर प्रेशर पड़ना शुरू हो जाएगा। उस पर जब प्रेशर पड़ेगा तो क्या होगा कि धीरे धीरे जो हमारी आँखों का पर्दा है उस पर प्रेशर पड़ेगा और उसके प्रेशर पड़ने से क्या होगी कि आँखों की रोशनी जाने का खतरा हो जाता है और धीरे धीरे अगर वो डैमेज हो गई तो फिर क्या होगा, उसकी रिकवरी नहीं होती है और धीरे धीरे जो ऑप्टिक नर्व है जो कि संकेत ब्रेन को जाते हैं उस पर भी इसके साथ साथ उस पर भी प्रेशर पड़ता है। तो देखिए, इस वजह से, इस प्रेशर की वजह से क्या होता है कि आँखों की रोशनी चली जाती है। और ये जो प्रेशर है ये आम तौर पे दो कारणों से होता है, क्योंकि जहाँ ये एब्जॉर्प्शन इसका फ्लूइड का होता है, इस जो लिक्विड का एब्जॉर्प्शन जहाँ होता है उस जगह को
एंगल बनते हैं तो या तो ओपन एंगल ग्लाकोमा कह देते हैं या क्लोज्ड एंगल ग्लाकोमा कह देते हैं। तो अब इसके लक्षण दोनों के बहुत डिफरेंट होते हैं। देखिए, जो ओपन एंगल ग्लाकोमा होता है उसमें थोड़ा बहुत तो एब्जॉर्प्शन चलता रहता है, लेकिन और उसका धीरे 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 क्या करते हैं कि इसमें कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देता, और धीरे धीरे क्या होगा कि व्यक्ति की विज़न चली जाती है। तो उसका कैसे पता लगता है कि अगर वो कोई ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, अगर उसका पेरिफेरी एरिया व्यक्ति को नहीं दिखाई देता है और वो पेरिफेरी धीरे धीरे सिकुड़ती चली जाती है और केवल सेंट्रल विज़न रह जाती है, तो ऐसे व्यक्तियों में क्या होगा कि लक्षण दिखाई ना देने की वजह से, इग्नोरेंस की वजह से वो फिर अंधापन के शिकार हो जाते हैं, उन्हें ब्लाइंडनेस हो जाती है। इसलिए इसकी तरफ भी अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को सही रूप से नहीं देख पा रहे हैं तो हो सकता है कि आपको ग्लाकोमा की शिकायत बन गई हो। और भी बहुत कारण होते हैं, तो लेकिन डॉक्टर के पास बहुत जाना ज़रूरी होता है। वो फिर आपका जांच करेंगे तो फिर उससे पता लगा लेते हैं कि आप ग्लाकोमा के मरीज हैं या नहीं। अब बात करते हैं क्लोज्ड एंगल ग्लाकोमा। उसमें क्या होता है कि जो एंगल क्लोज हो गया, छोटा हो गया, तो एब्जॉर्प्शन पावर उसकी बहुत घट गई और उधर से जो लिक्विड है वो बनता जा रहा है, इधर से एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा। तो अचानक जब ऐसी कंडीशन बन जाती हैं तो क्या होगा कि बहुत सारे लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। आँखों में दर्द रहना शुरू हो जाता है, सिर में दर्द रहना शुरू हो जाता है, आँखें लाल होनी शुरू हो जाती हैं, उल्टी आने का मन करता रहता है जिसे नोज़िया कहते हैं, उल्टियाँ आ भी सकती हैं, और जो विज़न है उसमें फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के समय क्या होगा कि एक रिंग सी बन जाती है, उधर उसमें इंद्रधनुष के जैसे रंग होते हैं वो दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, ब्लर्ड विज़न हो जाती है, धीरे धीरे पेरिफेरी की जो इमेज है वो दिखाई, जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो दिखाई कम होने चली जाती है, और धीरे धीरे सेंट्रल विज़न बन जाती है जिसे हम टनल विज़न कहते हैं। इस प्रकार की कंडीशन ऐसे व्यक्तियों में बन जाती। वो भी ऐसी कंडीशन में कभी भी उन्हें इग्नोर नहीं होना चाहिए और तुरंत डॉक्टर के पास जाकर वो उसका इलाज कराना चाहिए, क्योंकि वहाँ जाके डॉक्टर क्या करते हैं, 4-5 किस्म के टेस्ट करते हैं। एक टेस्ट तो यही कर लिया जाता है कि भाई आँखों में आपका जो एक्वस ह्यूमर है, जो कि आगे का जो मैंने अभी चर्चा करी, जो फ्लूइड बनता है उसका प्रेशर कितना है, क्या वो बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है, उसकी जांच कर लेते हैं। दूसरा, विजुअल फील्ड की जांच करते हैं कि आपको कहाँ तक दिखाई देता है, उसकी जांच कर लेते हैं। तीसरी बात करते हैं कि रेटिना की जांच करते हैं, जो पर्दा है उसमें कितनी रोशनी आप कैच कर पा रहे हैं, कितनी नहीं कैच कर पा रहे हैं, कितना उस पर इफ़ेक्ट आ रहा है, ये पता कर लेते हैं। फिर जो आपके एंगल हैं, क्या वो ओपन एंगल हैं या क्लोज्ड एंगल हैं, इस प्रकार की जांच कर ली जाती है। या कॉर्निया जो है उसकी थिकनेस कितनी है, इससे भी पता लग जाता है कि अगर मोटाई ज़्यादा है तो इसका मतलब आपका जो आँखों का प्रेशर है वो भी ज़्यादा पड़ रहा है। तो इस प्रकार की कई सारी जांचें करके वो डिसाइड कर लेते हैं कि हमें इसका क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट करना है। वो फिर डॉक्टर का काम होता है। आपका काम केवल इतना है कि इसके प्रति आपको जागरूक रहना चाहिए, औरों को भी बताना चाहिए, क्योंकि ये जो ब्लाइंडनेस होती है ये प्रोग्रेसिव होती है। एक बार आँख ब्लाइंड हो गई तो फिर उसके बाद उसकी रिकवरी होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और जिनको ग्लाकोमा की शिकायत बन चुकी है वो समय समय पर डॉक्टर के पास ज़रूर जाते रहें। उसकी तरफ बिल्कुल, ये आँखों की बात है, आँखों की रोशनी चली गई तो आपकी जीवन शैली सारी ख़राब हो जाती है। तो इसलिए समय समय पे डॉक्टर को ज़रूर दिखाते जाएं, और ये ताउम्र इसका इसका इलाज चलता है। और उसकी वजह से, और अर्ली स्टेज में ही अगर ये कैच कर ली जाए बीमारी, तो कोई भी ब्लाइंडनेस होने से बच जाते हैं। और शुरुआत में ऐसा नहीं कि एकदम तुरंत आदमी ब्लाइंड हो जाता है, ये प्रोग्रेसिव ब्लाइंड है। तो इसलिए जितनी जल्दी अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट देखने में दिक्कत आ रही है तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें, आँखों के डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं और अपना इलाज कराएं। इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। अगर मेरा ये चैनल आपको पसंद आता है, छोटे छोटे मैं टिप्स देते रहता हूँ, तो आप इसको सब्सक्राइब भी करें, औरों के साथ शेयर भी करें, लाइक भी करें। फिर मिलूँगा, किसी और वीडियो पे चर्चा करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।